जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस का चैप्टर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था और इस चैनल पर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र की बात की गई है तो सबसे पहले जानते हैं कि दाब प्रेशर क्या है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। या सरल भाषा में कहें तो किसी सतह पर लगाए गए बल को जब सतह के क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वह दाब कहलाता है। मतलब दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। तो 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अगर 1 न्यूटन का बल लगता है तो वह दाब 1 पास्कल के बराबर होता है। यानी जैसे समझिए यह 1 मीटर का एक सतह है और इस पर हम हाथ से 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और यह इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस पर दाब कितना लग रहा है? 1 पास्कल दाब लग रहा है। 1 पास्कल दाब इस पर लग रहा है, इसको याद रखिएगा। 1 पास्कल बराबर समझ में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है वायुमंडलीय दाब की परिभाषा। तो वायुमंडलीय दाब क्या है? तो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर तथा उस पर उपस्थित सभी वस्तुओं पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। या ऐसे कहिए, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.013 गुणे 10 के घाते 5 पास्कल होता है। इसे 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं हम? बैरोमीटर में नापते हैं। और वायुमंडलीय दाब का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है यह समझते हैं। चूसनी दीवार पर इसलिए चिपकती है क्योंकि इसमें हवा निकाल दी जाती है और बाहर वायुमंडलीय दाब उसे दीवार पर चिपकाए रखता है। जो शीशे होते हैं, जो उस पर ट्यूब चिपकाए जाते हैं, वो किसके कारण चिपकते हैं? वायुमंडलीय दाब के कारण। यह कैसे काम करते हैं? देखिए, इनका आकार कुछ ऐसा होता है। इसमें बीच में क्या होता है? हवा भरी रहती है। जब इसको दबाते हैं तो यहाँ से जो हवा है वो बाहर निकल जाती है और ऊपर से वायुमंडलीय दाब इसको दाब के रखता है, जिसकी वजह से यह क्या करता है? किसी सतह पर चिपक जाता है। अब समझते हैं स्ट्रॉ से पानी पीना। जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ का मतलब है किसी ग्लास में जब हम पाइप डालकर पानी पीते हैं तो यह कैसे काम करता है? यह वायुमंडलीय दाब के कारण ही काम करता है। जब हम इस पाइप से हवा खींच लेते हैं तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब के कारण ही ये जो द्रव है ये क्या करता है? पाइप में ऊपर चढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? स्ट्रॉ के जरिए किसी भी जूस को हम पी पाते हैं। स्ट्रॉ से पानी पीना। जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो आप स्ट्रॉ में से हवा चूस लेते हैं। स्ट्रॉ के अंदर दाब कम हो जाता है और बाहर वायुमंडलीय दाब को पानी को स्ट्रॉ के अंदर ऊपर की ओर धकेलता है। मतलब जब आप उसको हवा को बाहर निकाल लेते हैं तो वायुमंडलीय दाब उस पानी को क्या करता है? उस पाइप में ढकेल देता है, जिसकी वजह से आप पानी पी पाते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के यंत्र। आज के समय में वायुमंडलीय दाब मापने के लिए 3 प्रकार के यंत्र बनाए गए हैं। सबसे पहले मरकरी बैरोमीटर बनाया गया था। मरकरी बैरोमीटर यह यंत्र होता है जिसमें पारा भरा होता है। इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका किया जाता है? बैरोमीटर का, मरकरी बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग होता है? मरकरी का, पारा का। अब आगे एनरॉयड बैरोमीटर। एनरॉयड बैरोमीटर एक गोले आकार का एक यंत्र होता है जिसे बैरोमीटर यंत्र कहते हैं, जिसमें द्रव नहीं होता है।
यह धातु के बंद डब्बे के दबाव से सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब की वजह से ये जो धातु का डब्बा होता है यह सिकुड़ता है और फैलता है, जिसकी वजह से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो आमतौर पर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए एनोरॉइड बैरोमीटर में बेरिलियम कांस भरा होता है या फॉस्फर ब्रांज भरा होता है, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, एनोरॉइड बैरोमीटर। उसके बाद अब डिजिटल बैरोमीटर आ गया है, जिसकी उपयोग से आजकल वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? जैसे सिरिंज या इंजेक्शन जब होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसमें जो दवा खींची जाती है वो किसके कारण होता है? वायुमंडलीय दाब के कारण ही खींचा जाता है। सेक्शन कैप, रबड़ पैड, जो चूसनी होता है, कैप लगाया जाता है, वो क्या है? सेक्शन कैप होता है। टायरों में हवा भरना वायुमंडलीय दाब को मेंटेन रखता है। हवाई जहाज में वायु दाब नियंत्रण, जब हवाई जहाज ऊपर जाता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होते चले जाता है, जिसकी वजह से वायुमंडलीय दाब को नियंत्रित करने के लिए हम हवाई जहाज में क्या करते हैं? प्रेशर को बढ़ाते हैं। मौसम पूर्वानुमान बैरोमीटर द्वारा हम मापते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं। ऊंचाई पर पानी का जल्दी उबलना, जब वायुमंडलीय दाब नहीं होता है तो ऊंचाई पर जब पर्वतों या पहाड़ों पर क्या होता है? पानी जल्दी उबलने लगता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र पर प्रभाव, वायुमंडलीय दाब का प्रभाव क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता चला जाता है। समुद्री तल पर वायु दाब कितना होता है? 670 mm या 76 सेंटीमीटर होता है बैरोमीटर में। कौन से? जो पारा का बैरोमीटर होता है उसमें 1 किलोमीटर ऊपर ले जाने पर यह क्या कितना बताता है? 674 या 67.4 सेंटीमीटर पारा क्या होता है? नीचे गिर जाता है। 770 से कितना आ जाता है 1 मीटर जाने पर? 674 674 सेंटीमीटर नीचे चला आता है, मतलब 674 पे आ जाता है। इसके पहले कहां पर रहता है? समुद्र के तल पर 760 पर। आगे, तापमान के अनुसार वायु दाब में परिवर्तन, तापमान बढ़ने पर वायु दाब बढ़ता है और तापमान घटने पर वायु दाब क्या होता है? घटता है। उत्प्लावन बल की परिभाषा, एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। जब किसी पर एक्शन किया जाता है तो कुछ न कुछ उसका रिएक्शन जरूर होता है। तो उसी प्रकार से जब हम किसी जल में किसी वस्तु को डालते हैं या पूरा डुबोते हैं या डुबाने का प्रयास करते हैं तो अंदर से एक बल लगता है, वही बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डाली जाती है तो उस द्रव को नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? जो तैरती है नाव, नदी पर तैरती है, किसकी वजह से? उत्प्लावन बल के कारण। जब हम बाल्टी को कुएं से पानी खींचते हैं तो जब तक बाल्टी पानी में रहती है तो बड़े ही आसानी से खींच जाती है ऊपर। या गंगा जी में किसी चीज को डुबोया जाता है, जब तक पानी में रहता है तो उसको खींचकर बाहर निकाल सकते हैं, और जब पानी से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। वह किसके कारण आसान लगता है? उत्प्लावन बल के कारण लगता है। घनत्व की तुलना, घनत्व की तुलना, अगर वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होगा तो क्या होगी? वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो क्या होगी? वस्तु तैरेगी। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से बराबर होगा तो ना वस्तु डूबेगी और ना ही पूरी तरीके से तैरेगी। यह हो गया। अब जानते हैं कि घनत्व क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन, किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। और सरल करके समझते हैं, किसी वस्तु के एक इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान भरा गया है, वही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है।
जब वस्तु घनत्व से अधिक होता है, जब वस्तु का घनत्व जल से अधिक होता है तो वस्तु जल में डूब जाती है। जब वस्तु का घनत्व जल से कम होता है तो वस्तु तैरती है। और जब वस्तु का घनत्व जल के बराबर होता है तो वस्तु न पूरी तरह डूबती है न तैरती है, संतुलित रूप में रहती है। जल सामान्य घनत्व, जल का सामान्य घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इतनी आयतन में 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा में कितना ग्राम आता है? 1 ग्राम जल आता है। घनत्व का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी, कौन सी वस्तु पानी में डूब जाएगी। यह सारी चीजें रहीं जो आपके इस चैप्टर में पूछी जाती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।